रात्रि में ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ एयर क्रू नाजी जर्मनी के खिलाफ बम्बर अभियान में हिस्सा लेते थे। युद्ध की शुरुआत में ब्रिटेन की रॉयल एयर फोर्स ने पहचाना कि उनकी पूर्व युद्ध रणनीति बम्बर प्रदर्शन और रक्षात्मक गणों पर निर्भर करना असफल थी। इस प्रकार ब्रिटिश सेनाओं ने संघर्ष के हर रंगमंच पर लड़ाई लड़ी, साथ ही साथ साम्राज्य के देशों से उठाए गए सैनिकों और संयुक्त शक्तियों जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और सोवियत संघ के साथ। युद्ध के अंत ने साम्राज्य के अंत का चिंगारी लगाई, जो कॉमनवेल्थ में बदल गया। जैसा कि आज मालूम होता है, जहां ब्रिटिश राजशाही सिर्फ सदस्य राज्यों के शासन में समारोही भूमिका निभाती है। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध ने ब्रिटिश साम्राज्यिक शक्ति के लिए स्वान गीत का कार्य किया। जबकि ब्रिटेन के पास जर्मनी, इटली और जापान की धुरी शक्तियों के खिलाफ उपयोग होने वाले हथियार और प्रौद्योगिकी थी, यह सिर्फ उन लोगों के लिए उपयोगी था जो इसे संचालित कर रहे थे। युद्ध में ब्रिटेन के पास भी प्रतिभाशाली योद्धा और युद्ध नीतिज्ञ थे, जिनमें से कई ने दुश्मन को नष्ट करने में श्रेष्ठता प्रदर्शित की। यहां हम 3 ब्रिटिश सैन्य व्यक्तियों की ओर देखते हैं, जिनके सामर्थ्य से धुरी बलों ने सीखा और डरना शुरू किया। एक 1940 की गर्मी में रॉयल एयरफोर्स ब्रिटेन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। जर्मन एयरफोर्स लुफ्टवाफे को चैनल को पार करने वाली जर्मन आक्रमण बल में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए ब्रिटेन की लड़ाकू बलों को नष्ट करना पड़ा। 1940 के अंत में आरआईएफ को स्पिटफायर मार्क वी मिला, जिसमें अधिक शक्तिशाली इंजन और वैकल्पिक पंख की विन्यास थे, जिसे विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता था। मार्क 5 बीएफ 109 के समकक्ष था, पर सितंबर 1921 में एक नया दुश्मन विमान आकाश में प्रकट हुआ, फोके वुल्फ एफडब्ल्यू 190। एफडब्ल्यू 190 लगभग हर मामले में मार्क 5 को पीछे छोड़ गया। रातों रात लुफ्तवाफे ने हवा में संतुलन बदल दिया। मार्क वीज आसमान से गिरने लगे, जिससे ब्रिटिश को नए जर्मन विमान का नामकरण करने के लिए प्रेरित किया, कसाई पक्षी। ब्रिटिश इंजीनियरों ने एफडब्ल्यू 180 को जल्दी सामना करने के लिए स्पिटफायर की डिजाइन का काम शुरू किया। इसी दौरान आरएएफ को स्पिटफायर मार्क वी की मोड़ने की क्षमता का उपयोग करने के तकनीकों का विकास करना पड़ा। वह एक था जो पायलटों का नेतृत्व युद्ध में कर रहा और कसाई पक्षी से लड़ना सीख रहा था, जॉनी जॉनसन। 9 मार्च 1915 को लेस्टरशायर में जन्मे जॉनसन का लक्ष्य युद्ध सेनानी पायलट बनने का कभी पूरा न होता, अगर युद्ध की धमकी उभर कर नहीं आती। प्रशिक्षित इंजीनियर और उत्साही खिलाड़ी के रूप में उन्होंने एक रग्बी मैच में कॉलरबोन की चोट के बावजूद 1929 में आरएएफ में प्रवेश किया। उनकी कॉलरबोन की चोट ने उन्हें उड़ान प्रशिक्षण से हटने और ऑपरेशन करवाने पर विवश किया। इससे उन्होंने ब्रिटेन की लड़ाई छूटने का अर्थ निकाला। फिर उन्होंने अपनी उड़ान प्रशिक्षण समाप्त की और एक संचालन स्क्वाड्रन नंबर में जुड़े। 616 स्क्वाड्रन के साथ 15 जनवरी 1921 को एक काफिला को कवर करने के दौरान उन्होंने एक जर्मन बॉम्बर पर हमला कर झगड़े में शामिल हुए। संभवतः बॉम्बर नुकसान के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ और ब्रिटिश रेडियो ने उसके आपात संकेत को पकड़ लिया। चूंकि जॉनसन ने दुर्घटनाग्रस्त होते हुए नहीं देखा था, वे दुश्मन विमान को क्षतिग्रस्त करने के बजाय इसे विनाश करने के लिए सम्मानित हुए। उन्होंने 1941 के जून 26 को उत्तरी फ्रांस में बॉम्बर्स की एस्कॉर्ट करते समय अपना पहला पुष्टि किल, एक मेसरश्मिट बीएफ 109E प्राप्त किया। उन्होंने कुछ दिनों बाद एक और बीएफ 109E को क्षतिग्रस्त किया और जुलाई से सितंबर तक के युद्ध संलग्नताओं में कई और विजयें होंगी।
1942 के अप्रैल में सर्दियों की शांति के बाद उन्होंने अपने स्क्वाड्रन की हमलावर संचालन को फिर से शुरू कर दिया, जिस समय तक बचर बर्ड लुफ्तवाफे सेवा में अच्छी तरह से स्थापित हो चुके थे। 1942 की 15 अप्रैल को उन्होंने FW-190 पर हमला किया, लेकिन सिर्फ क्षति पहुंचा सके। आने वाले सप्ताहों में उन्होंने नए जर्मन विमान की मार क्षमता को पहली बार देखा। उनके शब्दों में, इसे तो मोड़ सकते थे परंतु पूरे दिन नहीं। 190 की संख्या बढ़ने के साथ हमारे प्रवेश की गहराई कम होती गई। उन्होंने हमें तट पर लौटाया। जब जॉनसन और उनके साथी 190 को दूर रखने में जुटे थे, तब ब्रिटिश इंजीनियर एक उत्तर को तैयार कर रहे थे। स्पिटफायर मार्क 8 को नए रोल्स रॉयस मर्लिन 60 सीरीज इंजन से चलाया गया था, जिसे एवरो लैंकास्टर बॉम्बर में भी उपयोग किया गया था, और इसने FW-180 के लिए प्रदर्शन संतुलन का वादा किया। इसमें नए इंजन का पूर्ण प्रदर्शन करने के लिए एयर फ्रेम को पुनः डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने सिर्फ इसका परिचय विलंबित किया क्योंकि फैक्ट्रियों को उपकरण फिर से दिए जाने पड़े और अब RAF को उन्हें चाहिए था। इसलिए उत्पादन को चालू रखने के लिए इंजन को संभवतः कम परिवर्तनों के साथ MK5 एयरफ्रेम में फिट किया गया। परिणाम था MK9 स्पिटफायर, एक अस्थायी डिजाइन जिसने RAF को लड़ने की क्षमता दी, FW-180 के साथ समान नजदीक। जॉनसन ने रॉयल कनाडियन एयर फोर्स यूनिट का नेतृत्व करते समय स्पिटफायर मार्क 9 उड़ाना शुरू किया। RAF कैनली पर स्थित उन्होंने जल्द ही अपने नए विमान बचर बर्ड के साथ संवाद किया, जिसे उनका व्यक्तिगत विमान JEJ ले रहा था। अपनी नई स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने जर्मन सैनिकों के खिलाफ कनाडियन यूनिट की रणनीतियों में बदलाव किए, चूंकि उन्हें संघर्ष में ज्यादा शामिल करना पड़ रहा था। दिन में यूरोप पर अमेरिकी बम्बरों की सुरक्षा में सहयोग कर रहे थे। D-Day के पूर्व और बाद के दिनों में जॉनसन अक्सर युद्ध में थे। जॉनसन द्वारा 27 जून 1944 को 2 FW-180 को मार गिराने और 21 अगस्त को पेरिस के पास फिर से 2 का सबूत इस बात का है कि बचर बर्ड को मोहरा बनाया गया था और इसमें उनकी इकाई की लुफ्तवाफे के खिलाफ विजय शामिल नहीं है। नए साल में उन्होंने अंततः अपने MK9 को MK14 के साथ बदल दिया। युद्ध के क्षीण महीनों में उन्हें खुद को एक स्पिटफायर की बजाय एक डेस्क उड़ाते हुए पाया, हालांकि वह समय समय पर युद्ध देखते थे। युद्ध के आखिरी दिनों में उन्होंने 4 स्पिटफायरों को देखा। FW-190S ने हमले के लिए जाते समय जर्मन विमानों से समर्पण का संकेत प्राप्त किया। बजाय इसके जॉनसन की उड़ान उन्हें एक RAF हवाई अड्डे ले गई। संघर्ष के अंत तक जॉनसन के नाम पर 30 वायु से वायु विजय थीं, जिनमें से 20 FW-190 थे। यह उन्हें सिर्फ पश्चिमी मोर्चे के सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले सहयोगी पायलट नहीं बनाता, बल्कि FW-180 के खिलाफ सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले RF पायलट भी बनाता है, जो 1941 के अंत से 1942 की शुरुआत तक के अंधेरे महीनों में थे। लगता था कि उन्होंने RAF बल पर मेज घुमा दिया था। उनकी कौशल और नेतृत्व से उन्होंने बचर बर्ड को मंद करने में कुछ अधिक नहीं किया। जॉनसन 30 जनवरी 2001 को 85 वर्ष की उम्र में निधन हुए। एक 1940 में ब्रिटेन पर हमले का अवसर छूटने के बाद हिटलर को यह समझ आ गया था कि अगली गर्मी या उसके बाद के कोई भी समय में दूसरे हमले की संभावना अब प्रासंगिक नहीं थी, जब तक ब्रिटेन की स्थिति अधिक बदल नहीं जाती। ब्रिटेन की रक्षा मजबूत की जा रही थी, जैसे कि अब उसकी सेना उत्तरी अफ्रीका और ग्रीस में जर्मन और इटालियन सेनाओं के विरुद्ध युद्ध करने में समर्थ थी। एक छोटे द्वीप राष्ट्र होने के बावजूद ब्रिटेन अपनी सामरिकता बनाए रखने के लिए अपनी साम्राज्य और अमेरिका से हथियार और सामग्री ले जाने का भारी निर्भरता था। यदि इन काफिलों को रोका जाता तो ब्रिटेन की लड़ाई की क्षमता एक दिन में खत्म हो जाती। ब्रिटेन की शक्तिशाली नौसेना थी जो जर्मनी नहीं मिला सकी, पर जर्मनी की नौसेना के पास प्रभावी यू बोट्स थे।
पहली विश्व युद्ध में ब्रिटेन की पनडुब्बी नाकाबंदी की संवेदनशीलता उजागर हुई, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के समय तक इसे सामना करने की तकनीक में कुछ ही उन्नतियां हुई थीं। इस प्रकार जर्मनी की नौसेना ने युद्ध की शुरुआती महीनों में उत्तरी अटलांटिक और भूमध्य सागर को रक्त रंजित कर दिया। अक्टूबर 1940 में जर्मनी की यू बोट्स ने 4,06,000 टन से अधिकांशत ब्रिटिश समुद्री माल को समुद्र की तलहटी पर भेज दिया। युद्धांतर काल में अधिक आगे सोचने वाले कुछ रॉयल नेवी अधिकारियों द्वारा किए गए सभी सिद्धांतों और प्रयोगों का त्वरित पुनर्मूल्यांकन किया गया। इसमें कमांडर फ्रेडरिक जॉनी वॉकर का प्रवेश हुआ। 1909 में कैडेट के रूप में रॉयल नेवी में शामिल होने के बाद उन्होंने 1929 में अपनी वर्दी लटकाने की योजना बनाई, क्योंकि उनके करियर की गति धीमी हो गई थी और उन्हें कप्तान के पद के लिए उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। अपने अनुभव के बावजूद उन्हें शुरुआती जहाज कमांड नहीं मिला, बल्कि वे वाइस एडमिरल सर बर्ट्राम रैमसे के स्टाफ में डंकर्क निकासी के समय सेवा करने पर निर्भर थे। इस दौरान काफिला की हानियां और एस्कॉर्ट जहाजों की और अनुभवी कमांडरों की जरूरत बढ़ती जा रही थी, और इसीलिए अक्टूबर 1941 में उन्हें कमांड में पाया गया। नवनिर्मित 36वें एस्कॉर्ट समूह, जिसमें 9 छोटे युद्धपोत थे, के कमांड में। काफिला एस्कॉर्ट करना मानसिक रूप से थकाऊ होता था। रोजमर्रा की बोरियत के साथ अक्सर खराब मौसम से निपटना और काफिला केवल सबसे धीमे जहाज की गति पर ही चलना पड़ता था। और फिर अचानक बड़े अधोजल विस्फोट की सतत खतरा था। एक जर्मन टॉर्पीडो ने एक और शिकार को पकड़ा जब एस्कॉर्ट क्रू के प्रतिक्रिया करने और हमलावर को प्रतिकार करने में धीमी और असमर्थता थी। फिर भी 36वें एस्कॉर्ट समूह के पुरुषों को नहीं पता था कि उन्हें यू नौकाओं के खिलाफ कमांडर वॉकर के हाथ में एक एस कार्ड सौंपा जा रहा था, जो केवल कुछ शेष सेवा वर्षों का एक और पुराना व्यक्ति नहीं था। ईंटो युद्ध के समय वह वास्तव में एंटी पनडुब्बी युद्ध प्रशिक्षक थे, और इसलिए उन्हें ब्रिटिश रणनीतियों की ताकतों और कमजोरियों की गहन जानकारी थी। लेकिन मुख्य बात यह थी कि उनके पास सुधारने के लिए अपने सिद्धांत और उन्हें परीक्षण करने का मौका था। 36वें पहले एस्कॉर्ट ड्यूटियां महसूस थीं, लेकिन फिर दिसंबर 1941 में वॉकर के समूह के तहत खुद को जिब्राल्टर से HG-70 काफिले की सुरक्षा में पाया। काफिले की रक्षा क्षमता को छोटे एस्कॉर्ट कैरियर HMS ऑडेसिटी के जोड़ने से बढ़ाया गया था, जो कि एक कैप्चर किए गए जर्मन व्यापारी जहाज को परिवर्तित करके बनाया गया था। लगभग तुरंत काफिले को जर्मन खुफिया ने पहचान लिया और हमले का आदेश दिया। 8 दिनों की अवधि में काफिले पर बार बार हमला किया गया, लेकिन जब यह समाप्त हुआ तो 36वें ने 3 यू नौकाओं को डुबोने का एक टैली बना लिया था, जिसमें से एक को वॉकर के जहाज ने टक्कर मारी, जबकि चौथी को ऑडेसिटी से हवाई जहाजों ने नष्ट कर दिया, जिसने 2 FW-200 समुद्री पेट्रोल विमानों को भी मार गिराया। ऑडेसिटी युद्ध में खो गई, जबकि वॉकर ने पिछले काफिलों की तुलना में चौंकाने वाली विजय प्राप्त की, जिसने यह साबित किया कि यह भाग्य नहीं था। उनका समूह जिब्राल्टर लौटने पर अन्य 3 यू नौकाओं को नष्ट कर दिया। तो वॉकर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? HG-70 से पहले रॉयल नेवी का अभ्यास था कि वे अपने एस्कॉर्ट को संवादों के करीब रखें। यह एक तार्किक विचार था, लेकिन वॉकर ने यह जाना कि इससे एस्कॉर्ट की क्षमता की सीमा हो जाती है, जिससे वह स्वतंत्र रूप से अपने शत्रुओं को नष्ट करने में सक्षम होता है, जो सुरक्षा की गारंटी देता है। इस प्रकार उन्होंने अपने एस्कॉर्ट्स को संवाद से 40 मील दूर एक यू बोट को डुबोने के लिए चलाया। वॉकर अपने 3 से अधिक युद्धपोतों के साथ एक लाइन में एक यू बोट पर हमला करके एंटी सबमरीन हथियारों से बमबारी करेगा। यह उच्चतम प्रभावशाली था, क्योंकि इसने यू बोट की टाल मटोल को रोक दिया। बावजूद इस सफलता का वॉकर अभी भी अधूरा था। उनकी इच्छा थी कि वे यू बोट्स को शिकार करने वाला एक छोटा समूह स्थापित करें। एडमिरल्टी संदिही थी, परंतु उन्होंने विश्व युद्ध आई के प्रसिद्ध पनडुब्बी चालक एडमिरल मैक्स हॉर्टन में सहयोगी पाया। 1942 की वसंत आतु में
वॉकर ने 2वें सहायता समूह के 6 जहाजों की कमान ली, जो नए रॉयल नेवी की पहली कार्य इकाई थी। अपने ध्वजवाहक जहाज HMS स्टार्लिंग के पुल से उन्होंने बल को कठोरता से प्रशिक्षित किया। वे स्वतंत्रता के साथ काम करने लगे, जिससे उनके प्रतिक्रिया समय में वृद्धि हुई। 1923 के जून में 2वां सहायता समूह को एक ऐसी घटना में शामिल होने का मौका मिला जैसे वो टॉम क्लैंसी के उपन्यास से आई हो। आइसलैंड के दक्षिण में समुद्री यात्रा करते समय उसने गुंथर पोजर की कमांड में U-202 को खोजा। यू बोट एक गुप्त मिशन से वापस लौट रहा था, जिसमें 5 जर्मन एजेंटों को शामिल किया गया था। यूएस पूर्वी तट पर 2 जून को 00:30 बजे वॉकर के जहाज के गहराई बमों से यू बोट को नष्ट कर दिया गया था। अगले वर्ष वॉकर और उनकी विशेष इकाई डरावने यू बोट्स को अधिक डुबाएंगे। हेजहॉग जैसे नए हथियारों और ध्वनिक पता लगाने वाले उपकरणों से उनकी मारात्मकता बढ़ेगी। दुखद है, वॉकर युद्ध का अंत नहीं देख पाएंगे। उन्हें 7 जुलाई 1954 को सेरिब्रल थ्रोम्बोसिस हुआ और 2 दिन बाद सीफोर्थ मेर्सीसाइड में नौसेना अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। मात्र 48 वर्षीय होने पर भी उनके डॉक्टरों ने उनकी मृत्यु का कारण अत्यधिक काम और थकान बताया। फिर भी उनकी व्यक्तित्व और क्रांतिकारी तकनीकों ने रॉयल नेवी की एंटी सबमरीन बल पर अमिट छाप छोड़ दी थी। वॉकर जहाज के माध्यम से सीधे या अपनी कमांड में सबसे अधिक थे। युद्ध के सबसे सफल यू बोट शिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसने किसी भी एकल अधिकारी से अधिक अटलांटिक को यू बोट खतरे से मुक्त किया। एक कठिन संयोग में उनके एक पुत्र की युद्ध में मृत्यु हो गई जब उनकी ब्रिटिश पनडुब्बी को जर्मन सेनाओं ने डुबा दिया। बहुत कम सैन्य इकाइयों का दावा हो सकता है कि उनमें ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस SAS जैसी प्रतिष्ठा, सम्मान और दुश्मनों में भय पैदा करने की क्षमता है। शीर्ष स्तरीय विशेष बल इकाई SAS ने लंबी दूरी की पहचान से आतंकवाद रोकथाम तक कई भूमिकाओं में हिस्सा लिया। 1941 में गठित होने पर उन्हें उत्तरी अफ्रीका में जर्मन विमानों को उड़ने से पहले नष्ट करने का कार्य सौंपा गया। आजकल सैन्य कमांडर विशेष बल इकाइयों की कौशलता को अक्सर स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए समझना आसान होता है कि SAS का गठन होने पर पिछले अनुभव की कमी थी और संस्थापक सदस्यों को व्यापार को मूल रूप से स्वयं सीखना पड़ा। कई लोग SAS की स्वतंत्रता को पसंद नहीं करते थे। वे अपनी सेना इकाइयों को अनुशासित क्रम में काम करना पसंद करते थे। इस प्रकार SAS ने एक विशेष सैनिक को आकर्षित किया। उसे संकल्पित, रचनात्मक, प्रतिबद्ध, थोड़ा स्वयं केंद्रित और बेशक कठिन होना चाहिए। और ये गुण रॉबर्ट पैडी मेन को योग्य बनाते हैं। उत्तरी आयरलैंड में स्कॉटिश वंशज के एक समृद्ध परिवार में जन्मे मेन ने बचपन से ही खेलकूद में काफी क्षमता दिखाई, खासकर जब बात रग्बी के खेल की होती थी। उन्होंने अपने स्कूल और विश्वविद्यालय के दिनों में बॉक्सिंग शुरू की और 1936 में वे आयरिश विश्वविद्यालय के हेवीवेट चैंपियन बने। उनके द्वारा अनुशंसित खेलों में क्रिकेट, गोल्फ, शूटिंग शामिल थीं। लेकिन जबकि ये सभी गुण एक सैन्य करियर की ओर इशारा करते थे, एक रिजर्व इकाई में शामिल होने के दौरान वह वास्तव में एक वकील बनने की पढ़ाई कर रहे थे। यह तथ्य उनकी कुछ संदिग्ध उपलब्धियों को और अधिक अचंभित करता है। उनकी क्षमताओं ने उन्हें रग्बी पिच पर आयरलैंड और ब्रिटिश लायंस टीम के लिए खेलते हुए देखा। दावा किया जाता है कि उन्होंने दौरे पर जाते समय कई खिलाड़ियों के होटल कमरे तोड़ दिए, या तो मजाक या प्रतिशोध के लिए। दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर उन्होंने एक दोषी अपराधी से दोस्ती की। वह खेल रहे थे कि स्टेडियम के पास और उन्होंने उसे भागने में सहयोग किया, जबकि अपराधी को बाद में गिरफ्तार किया गया। युद्ध की शुरुआत में उन्हें रॉयल आर्टिलरी में आयोग मिला। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को संभालने से पहले नवनिर्मित कमांडो में स्थानांतरित होना। डंकर्क के बाद प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को मालूम था कि ब्रिटेन दोबारा हमला नहीं कर सकता है। यूरोप में अपने क्षेत्र को कब्जा करने के बजाय उन्होंने कमांडो इकाइयां बनाईं,
जो दुश्मन के दुर्ग पर हमला करके तबाही मचा देते थे और फिर ब्रिटिश क्षेत्र में वापस हो जाते थे। मैंने नंबर के साथ सेवा की। मैंने 11 कमांडो के साथ सीरिया और लेबनान में विची फ्रेंच के खिलाफ लड़ा, जिसका डर था कि वे जर्मनों को ब्रिटिश मिस्र पर हमला करने के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने देंगे। अभियान में मेरे हिस्से के लिए डिस्पैच में मैंने की करतूतों का उल्लेख किया गया था। लितानी नदी के युद्ध के दौरान उनके वरिष्ठ अधिकारी की मृत्यु हो गई। यह युद्ध ब्रिटिश के लिए काफी महंगा रहा और मैंने ने इसे उनके कमांडिंग अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल जेफरी कीस की अयोग्यता के रूप में व्याख्या किया, जिसे उन्होंने व्यक्त किया। यह पहले ही रिपोर्ट किया गया था कि मैंने और कीस की इस मामले पर बहस हुई, जिसमें मैंने ने कीस को मारा। हालांकि अब यह सहमति है कि यह सच नहीं है। लड़ाई के समय मैंने की क्रियावाई, एक कप्तान डेविड स्टर्लिंग नई रेडिंग बल निर्माण कर रहे थे, उनका ध्यान आकर्षित किया गया था, जिसे एएल डिटैचमेंट स्पेशल एयर सर्विस ब्रिगेड कहते हैं। मेन की तरह स्टर्लिंग भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच सबसे लोकप्रिय सैनिक नहीं थे, लेकिन इसने केवल नई इकाई की व्यक्तित्व को मजबूत किया। नई इकाई की विशेष भूमिका थी जमीन पर निर्दयता से प्रभावित लुफ्तवाफे विमानों का नष्ट करना, उनके हवाई अड्डों पर छापा मारकर। स्टर्लिंग और मेन को अपनी नई इकाई के लिए कुछ ही सामग्री मिली थी, इसलिए जब वे अपने पहले छापे की तैयारी कर रहे थे, वे अन्य इकाइयों से सामग्री चुरा लेने लगे, अनुमति हो न हो। 16 नवंबर 1941 को एसएएस के 55 लोगों ने पैराशूट द्वारा कार्रवाई की, जो एक विपत्ति बन गई जिसमें तिहाई लोग मर गए। मेन ने स्वीकार किया कि पैराशूट से उतरने से उन्होंने जर्मनों को अपनी उपस्थिति की सूचना दी, जिससे तुरंत लड़ाई की गारंटी और काम की अधिक कठिनाई हो गई। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें सैन्य जीप का उपयोग करके उन्हें हवाई अड्डे पर ले जाना और वहां विस्फोटक लगाने और सबोताज करने की योजना थी। हमलों की अचानकता भ्रम में वृद्धि करेगी, उत्तर देने का समय कहीं कम होगा। सीएएस नुकसान होने से पहले ही भागने की योजना बना रहे होंगे। स्टर्लिंग ने योजना स्वीकृत की और 14 दिसंबर 1921 की रात वेडी तामेट के हवाई अड्डे पर एक छापेमारी की गई, जिसमें मैंने खुद हिस्सा लिया। सीएस को सेना महाकमांड के सामने अपना अस्तित्व साबित करने के लिए छापेमारी की सफलता और मैंने के जीप का उपयोग आवश्यक था। 60 जर्मन विमान 2 लोगों और 3 वाहनों की लागत पर नष्ट कर दिए गए। आगामी महीनों में अधिक छापेमारी की गई। सीएस के लोग अक्सर जर्मन या इतालवी वक्ताओं का उपयोग करते थे ताकि हवाई अड्डों और बंदरगाहों में गार्ड्स को भ्रमित कर सकें अंधेरे में। दुर्भाग्य से 1923 के जनवरी में स्टर्लिंग को छापेमारी करते समय जर्मनों ने पकड़ लिया, जो अब उन्हें भूतपूर्व मेजर कहने लगे थे। स्टर्लिंग की पकड़ के बाद एसएएस का मुख्य पुनर्गठन हुआ, क्योंकि इसे 2 खंडों में काट दिया गया, विशेष छापेमारी दस्ता और विशेष नौका खंड, जिसका बाद में आज की विशेष नौका सेवा या एसबीएस का अग्रदूत बना। मेजर रूप में उन्हें अगले क्रम में विशेष छापेमारी दस्ता की कमांड दी गई। उत्तरी अफ्रीका में लड़ने के बाद मैन और एसएएस थे अब सिसिली और इटली में लड़ रहे थे। उनके नेतृत्व में मेने ने स्टर्लिंग की धरोहर को जारी रखा, लेकिन बलवान व्यक्तित्व को बल पर छाप दिया। एसएएस अभी तक पालना से बाहर नहीं थे, फिर भी वे दुश्मन से लड़ने में साहस और आविष्कारकता की अपनी भयानक प्रतिष्ठा बना रहे थे। मैंने की मदद से, जो अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे थे, वह प्रत्येक छापे का विवरण समझने और सुधारने के लिए। सेना के नेता, जो पहले एसएएस को अपनाने में अनिच्छुक थे, अब उसके सदस्यों और विशेष रूप से नेता पर सम्मान प्रदान कर रहे हैं। उसकी विशेषता सिसिली में एक छापे की योग्यता है, जिसके कारण उसे सेवा आदेश पदक में एक बार शामिल किया गया। 10 जुलाई 1933 को मेजर मेने ने 2 सफल ऑपरेशन किए। पहला सीडी बैटरी का कब्जा, जिसका परिणाम ढारी कोर की सुरक्षित उतराई के लिए महत्वपूर्ण था। संध्या के समय विशेष छापेमारी दस्ते ने 3 बैटरी और 450 कैदियों का कब्जा किया और 200 से 300 इतालवी मार दिए। दूसरा ऑपरेशन था ऑगस्टा नगर को कब्जा और धरना।
उतराई दिन के समय की गई थी, जो सबसे जोखिमी संयुक्त ऑपरेशन था। दिखाए गए साहस से इटालियनों को उनकी स्थितियों से निकाल दिया गया था। दुश्मन के विध्वंस से बड़ी मात्रा में भंडारण और उपकरण बचाए गए थे। इन दोनों संचालनों में यह मेजर मेन की साहस, दृढ़ता और शानदार नेतृत्व थी जिसने सफलता की कुंजी साबित की। उन्होंने अपने लोगों को मशीन गन की आग के सामने व्यक्तिगत रूप से उत्तरण नाव से नेतृत्व किया। युद्ध के अंतिम महीनों में मेन को लेफ्टिनेंट कर्नल की पदोन्नति मिली और वे ब्रिटिश सेना के सम्मानित सैनिकों में शामिल हो गए। युद्ध के उपरांत भी सम्मान प्राप्त होते रहे, जिसमें पोस्ट वॉर फ्रेंच सरकार ने उन्हें लीजन ऑफ ऑनर और क्रॉइड द गेयर दिए। उन्हें ब्रिटिश सेना का सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस नहीं प्रदान किया गया। 1945 में मेन को वीसी के लिए सिफारिश की गई थी, जब उन्होंने अपनी सेना के एक दस्ते को उत्तर पश्चिमी जर्मनी के ओल्डेनबर्ग नगर के पास दुश्मन की भारी गोलीबारी से बचाया था। मैंने घायलों को व्यक्तिगत रूप से बचाया, उन्हें अपनी जीप में एक एक करके ले गया, फिर आग लौटाई और नजदीकी खेती घर के दुश्मन गनर्स को नष्ट किया। फील्ड मार्शल बर्नार्ड मॉन्टेगोमरी की सिफारिश के बावजूद, जो तत्कालीन सहयोगी 21वें सेना समूह के कमांडर थे, मैने ने चौथे डीएसओ प्राप्त किया, जिससे उनके सैनिकों का गुस्सा बढ़ गया। लंबे समय से यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वीसी ने इनकार क्यों किया। उनके समर्थकों का कहना है कि यह उनकी बुलिश व्यक्तित्व, वरिष्ठ अधिकारियों के प्रति असम्मान और एसएएस द्वारा गंदी युद्ध का प्रतिनिधित्व की वजह से हुआ था। युद्ध समाप्त होने के बाद जब वह नागरिक जीवन में लौटे तो उन्होंने दुनिया की एक अग्रणी इकाई को छोड़ दिया। एसएएस लेखक एंडी मैकनैब ने कहा, वह हमेशा प्रवीण रहे हैं। विशेष वायु सेवा की नींव में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। हमारे पास मौलिक और कभी नहीं बदलने वाले एसओपीएस मानक संचालन प्रक्रियाएं हैं। कई युद्ध पैड़ी की कार्यवाहियों से उत्पन्न हुए हैं। वह एसएएस के अंदर कार्यों के लिए कहावत है और हमारे आज के हिस्से और पैरसल का हिस्सा है। मंगलवार 13 दिसंबर 1955 की रात को मेम ने बैंगोर काउंटी डाउन के शहर में एक दोस्त के साथ पीने के बाद सुबह के पहले घंटों में घर जाने का रास्ता बनाया। उसे सुबह 4 बजे अपने न्यूटन आर्ट्स के घर के पास मिल स्ट्रीट पर अपनी रायली रोडस्टर में मरा हुआ पाया गया, किसान की वाहन से टकराने के बाद। दुश्मन के खिलाफ असाधारण साहस दिखाने वाले व्यक्ति के लिए यह एक दुखद अंत था। इस वीडियो में थे द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे डरे हुए 3 ब्रिटिश सैनिक। अब 3 से अधिक हैं और हम भविष्य में और वीडियो बनाएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के सभी लड़ने वाली सेनाओं और उनके डरे हुए सदस्यों को शामिल किया। दुनिया की युद्धों को देखने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह एक और वीडियो के लिए मिलेंगे।